नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं क्लास 10th का मैथ्स है और चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा चैप्टर, और प्रश्नावली है 3.5। इस प्रश्नावली में हम लोग प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कुल 5 प्रश्न है, इस पाँचों प्रश्नों को हम लोग अभी हल करेंगे। देखिए 4 नंबर का जो पहला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है, लेकिन आप वज्र गुणन विधि से ही बनाए, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है ये वज्र गुणन विधि से ही इसमें सारे प्रश्नों को हल करना है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन जो 26 दिन भोजन करता है उसको 1180 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है ये आपको ज्ञात करना है। अब चलिए फिर से आप प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, मासिक व्यय का जो एक भाग है प्रति महीना हॉस्टल का फी उसको जमा करना है। तो माना कि छात्रावास का जो नियत खर्च है मासिक व्यय वो कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, अब कह रहा है कि तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। अब छात्र जितना दिन भोजन खाएगा उसका अलग से देना पड़ेगा। तो प्रतिदिन भोजन पर खर्च हम मान लिए हैं वाई रुपया। ठीक है, महीना का फी मान लिए हैं 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन का फी मान लिए हैं वाई रुपया। अब कह रहा है कि विद्यार्थी ए जो है जो 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन, उसको कितना देना पड़ता है, 1000 रुपया। अब देखिए इस ए विद्यार्थी को 100 रुपया तो प्रति महीना देना ही है। ठीक है, तो पहला समीकरण हम कैसे बनाएंगे, 100 रुपया तो हमको देना ही है प्रति महीना। अच्छा, प्लस भोजन कितना किया है वह 20 दिन, तो भोजन का खर्च प्रतिदिन वाई रुपया है तो 20 वाई हो जाएगा। ठीक है, और कुल कितना पैसा दिया है, 1000 रुपया, तो यह दोनों जुड़ के हो जाएगा 1000। पहला समीकरण हमारा फिट हो गया। अब कह रहा है कि जबकि एक दूसरा विद्यार्थी जो बी जो कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है, उसको कितना देना पड़ रहा है, 1180 रुपया। अब देखिए इस बी को भी 100 रुपया तो देना ही है क्योंकि प्रति महीना इतना सबको देना है, प्लस वह भोजन कितना किया, 26 दिन, तो 26 को हम वाई से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि भोजन का खर्च वाई रुपया है, बराबर क्या रुपये दिया है, 1180 रुपया, 1180 रुपया। देखिए हमारा दो समीकरण हो गया। अब हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आइए कॉपी पर देखिए, यही दोनों समीकरण हम प्राप्त किए थे, पहला और दूसरा। हम क्या करेंगे अब वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए, इस 1000 को इधर कर लेंगे, इस 1180 को इधर कर लेंगे, तो 1000 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0, और 1180 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा बराबर 0। अब वज्र गुणन विधि से हल करने का तो सूत्र आपको पता ही है, x बराबर क्या होता है, हम क्या करते हैं इसको इसे गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप जब इसे गुना करिएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस कितना आ जाएगा, देखिए 2 को शून्य है तो 2 को शून्य लगा दीजिए, 118 दूना 236। ठीक है, घटाओ ये गुने ये होता है। ठीक है, तो 26 गुने 1000 क्या होगा, माइनस 1000, माइनस 26,000 हो जाएगा, माइनस 26,000 यही होगा, बटा इसको इसे गुना करते हैं तो 26 गुने 1 26 हो जाएगा, घटाओ इसको इसे करते हैं यानी 20 गुने 1 20, यही होता है। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 26,000 में से ये 23,600 घट जाएगा। ठीक है, तो 26,000 में से 23,600 को आप घटाइएगा तो कितना आएगा आपको, 2400 रुपया आएगा। ठीक है, बटा ये देखिए 26 में से 20 गया 6, देखिए 6 चौका 24, 412 में ये कट गया। ठीक है, तो ये आपका x बराबर कितना माना गया, 400 रुपया, यानी छात्रावास का नियत खर्च जो x था वह कितना है, 400 रुपया है। ठीक, ऐसे ही हम देखिए y का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो y कैसे ज्ञात करते हैं, इसको इसे गुना करते हैं, माइनस 1000 घटाओ इसको इसे करते हैं। ठीक है, माइनस 1180, माइनस 1180 गुने क्या हो जाएगा, माइनस 1180 बटा 26 गुने 26 घटाओ 26 गुने 1 26 घटाओ 20 इकाई 20, 26 घटाओ 20, यही होगा। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1180 में से 1000 घटेगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, 80 बच जाएगा, नहीं 180 बच जाएगा, बटा 26 में से 20 गया 6, अब ये 6 से कट जाएगा, 6 3 18 यानी 30 बार में कट जाएगा। तो वाई कितना आ गया, 30, यानी प्रतिदिन भोजन पर जो खर्च हम वाई माने थे वह कितना आ गया, 30 रुपया। क्लियर है, तो इस चीज़ को हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः छात्रावास का नियत खर्च 400 रुपया है तथा प्रतिदिन भोजन का खर्च 30 रुपया है। क्लियर है, हो गया हल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 2 कैसे हल होगा।
हम क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारा वह जो भिन्न है वह कितना है, x/y है। ठीक है, हम भिन्न को मान लिए। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाया जाता है तो कितना आता है, 1/3। अब देखिए अंश कितना है उसका, x है। तब पहला समीकरण तो यही हो जाएगा कि x में से जब 1 घटाया जाता है, ठीक है, x बटा, जब ऐसा हो जाता है यह भिन्न, तो यह कितना हो जाता है, 1/3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, और दूसरे में क्या कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर यानी y में जब 8 जोड़ा जाता है, कहने का मतलब है कि x/y प्लस जब 8 कर दिया जाता है तो वह कितना हो जाता है, यह 1/4 हो जाता है। बस हमारा समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब हम समझते हैं इसको हम हल कैसे करेंगे। या तो देखिए भिन्न बटा में है, ठीक है, तो देखिए इसको हल करने के लिए इस 3 को हम इधर गुना कर देंगे तो 3x - 3 हो जाएगा। ठीक, और इस y को इधर गुना कर देंगे तो बराबर y हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसको भी कर लेंगे, ये 4 इधर 4x हो जाएगा, बराबर ये 1 इधर दोनों में गुना हो जाएगा तो y + 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए थोड़ा सा इसको सरिया लेंगे। देखिए 3x ही रहेगा, ये y इधर आएगा तो -y, ये इधर -3 है तो -3 बराबर 0। ये जो समीकरण है आपका क्या हो जाएगा, देखिए 4x तो 4x, ये y इधर आएगा तो -y, और 8 इधर जाएगा तो -8 बराबर 0 हो गया। अब हम वज्र गुणन विधि से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, x का मान निकालने के लिए ये इससे गुना करते हैं हम पहले। ठीक है, आपको याद होगा तो -1 गुने -8 कितना हो जाएगा, 8 घटाओ -1 गुने -3 +3 हो जाएगा, बटा 3 गुने -1 -3 घटाओ 4 गुने -1 -4, यही होगा। 8 में से 3 गया 5, बटा देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो x बराबर तो हमारा 5 आ गया। ठीक, y बराबर भी निकाल लेते हैं। देखिए y कैसे निकालेगा, तो इसको इसे गुना करेंगे, -3 गुने 4 क्या हो जाएगा, 4 3 12 -12 घटाओ इस -8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24 -24 ठीक है, बटा ये देखिए 3 कहीं 3 -3 घटाओ 4 कहीं -4, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस 24 में से 12 जाएगा तो 12 बच जाएगा, बटा नीचे ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी y बराबर हमारा आ गया 12। अब आप देख सकते हैं हम भिन्न क्या माने थे, x/y। ठीक, तो हम लिख देंगे कि अतः प्राप्त जो भिन्न है वह कितना है, 5/12। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए देखिए चार का हम 1 2 हल कर चुके हैं, तीसरा नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। ठीक है, सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा कि यश जो है वह कितना सही उत्तर दिया और कितना गलत उत्तर दिया। समझिए प्रश्न को, यश द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या को हम क्या करिए, मान लिए हैं x, और यश जो गलत उत्तर दिया है उसको संख्या मान लिए हैं y। अब फिर से आप प्रश्न को समझिए, एक टेस्ट में 40 यश ने टेस्ट में कितना अंक अर्जित किया है, 40 अंक। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला है और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। ठीक है, तो सही उत्तर पर कितना मिला है, 3 अंक। सही उत्तरों की संख्या कितना है, x, तो सही कुल अंक कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें से घटेगा, जितना गलत उत्तर दिया है वो तो घटेगा ना, तो अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। अब गलत उत्तर की संख्या y है तो y में 1 से गुना करके हम घटा देंगे, तो घटाओ y कहीं, y में 1 से गुना करेंगे तो y ही रह जाएगा। कितना अंक प्राप्त हुआ है, 40 अंक, तो बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण में कैसे हम बनाएंगे, कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी अभी जो तीन अंक मिला है, अगर मान लीजिए इस सही उत्तर में जो x दिया है इसमें अगर 4 अंक मिलता तो 4x हो जाता। ठीक है, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते तो 2y हो जाता। ठीक है, गलत उत्तरों की संख्या y है और अगर 2 अंक काटता तो 2 से y को गुना कर देते, तब कितना अंक आता उसको, यश को 50 अंक आता, बराबर 50। ठीक है, देखिए हमारा 2 समीकरण आ चुका है, हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। अब प्रश्न पूछ रहा है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, आपको टोटल प्रश्न का संख्या ज्ञात करना है।
तो अब हम आते हैं इसको हल करते हैं। देखिए वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए 40 को तो हमको इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यह जो समीकरण है यह क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई घटाओ 40 बराबर 0। यह जो समीकरण है यह क्या हो जाएगा, तो 4x घटाओ 2y, ये 50 इधर आ जाएगा तो -50 बराबर 0, ठीक है। हम वज्र गुणन विधि से आसानी से x का मान ज्ञात कर लेंगे। x बराबर क्या होता है, तो देखिए 50 -50 गुने -1 +50 हो जाएगा, घटाओ -2 गुने -40 +80 हो जाएगा, बटा 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, घटाओ 4 गुने -1 -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 यही होगा। देखिए 50 में से 80 जाएगा तो -30 बटा, देखिए प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और +4 और -6 -2 हो जाएगा, और ये दोनों 2 से कट जाएगा, कितना बने 15 बार में, तो x तो हमारा आ गया 15, ठीक है। यानी सही उत्तरों की संख्या कितना माने थे x, वो कितना आ गया 15। अब हम y बराबर भी निकाल लेंगे। तो y कैसे ज्ञात होता है वज्र गुणन विधि से, तो देखिए ये इसे गुना होगा, तो -40 गुने 4 -160, घटाओ -50 गुने 3 -150 हो जाएगा, बट्टे 3 दूना 6 यानी -6, घटाओ 4 गुने -1 -4, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 150 और -160 ये हो जाएगा -10 बटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +4 और -6 ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 पचे 10, यानी y बराबर हमारा कितना आ गया 5। अब देखिए गलत उत्तरों की संख्या कितना आ गया 5, ठीक है। आपको प्रश्न में क्या निकालना था, टोटल प्रश्नों की संख्या को ज्ञात करना था। तो इस चीज़ को हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः सही उत्तर 15, गलत उत्तर 5, ठीक है, यहाँ से। और कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा 5, 15 और 5 को जोड़ देंगे तो हमारा 20 हो गया कुल टोटल प्रश्न, हो गया आंसर, ठीक। अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये काफ़ी परेशान होने के बाद हमको पता चला जब हम इसका इंग्लिश वाला वर्जन डाउनलोड किए हैं, ठीक है। असल में यहाँ तक जो लाइन है ये सब यहाँ तक सही है, इसके बाद एक लाइन सीधा छोड़ दिया है इस प्रश्न में, ठीक है। आप इसको बनाने चलेंगे तो बनाते रह जाएंगे, आपसे प्रश्न बनेगा नहीं। तो हम देखते हैं कहाँ पे गलती है। पहले तो यहाँ तक तो सही है, तो यहाँ तक का हम समीकरण बना लेते हैं। सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को समझिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B है, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम एक कॉपी में बना लिए हैं, A और B जो है ये इसके बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। एक कार एक से और एक कार B से एक ही समय में क्या होती है चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिल जाती है, ठीक है। इसका मान लीजिए स्पीड कुछ और है, ठीक है। मान लीजिए इसका स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका स्पीड मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये दोनों कार जो है ये दोनों कार आगे जाके मान लीजिए यहाँ पे मिल जाती है, ये C है, ठीक है। यहाँ पे ये मिल गई, ठीक। देखिए दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ इतना सा तो होगा नहीं, इसके बाद एक लाइन छूटा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जो आया है इसका हम एक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यह जो कार है यहाँ से यहाँ तक गया है तो इसका दूरी कितना होगा, ये जितना दूरी तय करेगा उससे 100 किलोमीटर यह जो B है यह कम तय करेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि ये जो है यह कितना दूरी तय किया है। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। तो देखिए यह जो कार है यह 5 घंटे में यहाँ गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है 5 घंटे के पश्चात मिलती है, ठीक। तो इसका यहाँ से यहाँ तक जाने का दूरी क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। अच्छा ये कार जो है यहाँ से यहाँ तक गया है तो यह कितना दूरी तय किया है, तो दूरी कैसे निकलेगा चाल गुने समय। देखिए इसका चाल है y और ये समय कितना लिया है 5 घंटा, तो y 5 गुने y हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जितना दूरी तय किया है इससे 100 किलोमीटर कम यह B तय किया है, ठीक है। तो हम इस A वाले में से B को घटाएंगे तो हमको कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब हम दूसरा समीकरण के लिए हमको ये दूसरा लाइन हमको नहीं पता है, ये देखते हैं।
तो देखिए इंग्लिश वाला जो प्रश्न है इसमें क्या कर रहा है, इफ इसमें देखिए हम अंडरलाइन कर दिए हैं, इफ़ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। अगर ये दोनों एक ही चाल में एक ही दिशा में चले तो ये यहाँ पे कितना देर में मिल जाएंगे, 5 घंटा में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम समीकरण यहाँ पे बना भी दिए हैं। ठीक है, दूसरा लाइन जो छोड़े हुए है वो यही है, इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर ये एक दूसरे के सामने चलेगा, जैसे मान लीजिए ये इधर चल रहा है और बी जो है इधर चलने लगेगा, तो ये जो एक दूसरे से कितना देर में मिल जाएगा, देखिए 1 आवर यानी 1 घंटे में मिल जाएगा। कितने घंटे में मिल जाएगा, 1 घंटे में। ठीक है, तो अब जब ये एक दूसरे की तरफ चलेगा तो 1 घंटे में मिलेगा, तो इसका भी हम एक समीकरण सेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये ए और बी दोनों चलेगा तो कितना चलेगा, ये पूरा 100 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है 100 किलोमीटर ही चलेगा। ठीक है, ए जो है ए का स्पीड एक्स है। ठीक है, तो ये ए का दूरी कितना होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, यानी इसका चाल एक्स है तो एक्स रहेगा और समय कितना है 1 घंटा, तो 1x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये बी इधर आएगा तो बी का स्पीड वाई है और यह कितने घंटे चल रहा है, 1 घंटा, तो 1 हो जाएगा, 1 घंटे में पहुंचा है। ठीक है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ए और बी का बीच का दूरी कितना है, 100 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 100। क्लियर है, हमारा दो समीकरण जो है ये सेट हो गया। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए 5 को जब हम कॉमन लेंगे तो 5 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से भी 5 निकल जाएगा और यहाँ से भी 5 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर, इसमें से 5 निकलेगा तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और ये जो समीकरण है ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस दोनों समीकरण को इस तरह से लिख लेते हैं। हमारा जो दोनों समीकरण है वो कैसे है, तो ये x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0, और ये जो समीकरण है ये है x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। अब हम वज्र गुणन विधि से x का मान निकाल लेंगे। x का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस गुने माइनस 100 घटाओ प्लस गुने माइनस माइनस 20 हो जाएगा, बटा 1 की इकाई 1 घटाओ 1 गुने माइनस 1 माइनस 1, यही होगा। ठीक है, ये प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 120 बटा ये माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 1 60 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारा 60 आ गया। यानी x का जो स्पीड है ये कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रहा है। ठीक है, वैसे ही हम y का भी मान ज्ञात कर लेंगे। y कैसे होगा, तो ये माइनस 20 इससे गुना होगा। ठीक है, तो माइनस 20 इकाई माइनस 20 घटाओ माइनस 100 गुने 1 माइनस 100 बटा 1 इकाई 1 माइनस 1 गुने माइनस 1 माइनस 1। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 100 और माइनस 20 80 हो जाएगा, बटा माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, 40 बार में कट गया। तो y का स्पीड कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे, 5 नंबर पे। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी आयत का आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखते हैं, कॉपी में सबसे पहले आप लिख लेंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो जब लंबाई और चौड़ाई आपको लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि लंबाई कितना है, 1 और उसका चौड़ाई कितना है, y है। ठीक है, जब लंबाई 1 और चौड़ाई y है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो यानी x गुने y हो जाएगा, xy क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई में 5 कमाना है और चौड़ाई में 3 बढ़ा देना है। लंबाई है हमारा x, तो x में 5 कमा देना है। ठीक है, और चौड़ाई में 3 बढ़ा देना है। ठीक है, गुने 3 नहीं y प्लस 3। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल जो है एक्स वाई, इसमें क्या हो जा रहा है, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, यानी एक्स वाई में 9 घट जा रहा है, यही हो जा रहा है। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया एक समीकरण। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, अब कह रहा है कि लंबाई को 3 इकाई यानी x प्लस 3 गुने
वाई प्लस 3, दोनों में नहीं, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाना है तो वाई प्लस 2। अब हमारा क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है, यानी पहले जो एक्स वाई था अब इसमें 67 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ये लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको गुना करना पड़ेगा। देखिए एक्स गुने वाई क्या हो जाएगा, आपका एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर -5 गुने वाई -5 वाई। ठीक, फिर उसके बाद एक्स गुने +3 क्या हो जाएगा, +3x, और -5 गुने 3 -5 × 3 = 15 बराबर एक्स वाई -9 है तो 9 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, एक्स वाई इधर भी, एक्स वाई इधर भी कट गया। ठीक है, आपका क्या बच गया यहाँ पे 3x, तो 3x रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए -5y है तो -5y, और देखिए -9 इधर से इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, और +9 और -15 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। एक समीकरण तो आपका ये आ गया। चलिए, इसको हम लोग हल करते हैं। एक्स गुने वाई क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई, एक्स गुने 2 हो जाएगा 2x, फिर ये 3 गुने वाई हो जाएगा 3y, और फिर 3 गुने 2 हो जाएगा 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67, यही है। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई तो कट गया, आपका क्या बच गया, 2x प्लस 3y, और देखिए इधर से 67 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और पहले से ऑलरेडी 6 है तो -67 + 6 ये हो जाएगा -61 बराबर 0। ठीक है, अब आपका जो दोनों समीकरण है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अच्छा से लिख लेंगे। तो पहला है आपका देखिए 3x - 5y - 6 = 0, और दूसरा है आपका 2x + 3y - 61 बराबर 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यानी वज्र गुणन विधि से इसको हम हल कर लेंगे। हमारा x का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए ये दोनों गुना हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 61 गुने 5 कितना हो जाएगा, 305, घटाओ -6 गुने 3 -18 बटा, ये देखिए 3 तिहाई 9, और 5 घटाओ -5 गुने 2 -10, यही होगा। देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 305 में 18 आपका क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा 323 बटा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 10 18 19 हो जाएगा। ठीक है, ये 19 से आपका कट जाएगा 17 बार में। उस हिसाब से x बराबर आपका क्या आ गया, 17, यानी x आप क्या माने थे, लंबाई, तो ये 17 क्या आ गया आपका, लंबाई, आंसर। ठीक है, वैसे ही हम y का मान भी ज्ञात कर लेंगे। y कैसे ज्ञात होता है, देखिए -6 गुने 2 हो जाएगा -18, फिर -61 गुने 3 कितना हो जाएगा, -61 गुने 3, तो ये हो जाएगा -183। ठीक है, नीचे क्या होगा, तो 3 तिहाई 9 घटाओ, ये 2 गुने -5 -10। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, देखिए 183 में से 18 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 171 बटा, माइनस माइनस प्लस, 10 और 9 19। ठीक है, 19 से 19 9 171 होता है, आपको पता होगा। कितना आ गया, 9। तो ये जो हमारा चौड़ाई है ये कितना आ गया, चौड़ाई को हम देखिए एक y माने थे, तो y हमारा चौड़ाई कितना आ गया, 9। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है ये आ गया। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप देख सकते हैं, आपने इस प्रश्न संख्या 4 में इस पांचों प्रश्नों को आपने अच्छे से हल कर लिया। आशा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा रिपीट करें, समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न जो है ये 5 नंबर, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इंग्लिश वाला जो बुक है उसका रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, आप वहाँ से देख लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इसके पहले के प्रश्नों को हल किए थे, और इस तरह से आपका प्रश्न 3.5 खत्म हो गया। ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें और खुश रहें।